India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालत में सुने गए केसों पर अपडेट देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. उद्धव ठाकरे की शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे शिवसेना मामले में पार्टी और चुनाव निशान पर अधिकार को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले साल 21 जनवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में मामले पर सुनवाई के लिए दोनों पक्षों से समय पूछे जाने के बाद अगली सुनवाई में सभी पक्षों के लिए समय तय करते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता उद्धव ठाकरे गुट और अन्य को पक्ष को 3 घंटे और विपक्ष को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोनों पक्ष एक एक नोडल वकील नियुक्त कर सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम के साथ पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे गुट को आवंटित किया था। उद्धव ठाकरे अच्छा की तरह से दाखिल की गई याचिका में दावा किया गया है कि निर्वाचन आयोग ने यह फैसला सुनाकर गलती की है। उद्धव ठाकरे की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि उन्होंने पराली जलाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। यह निर्देश दिल्ली में वायु गुणवत्ता के गंभीर रूप से खराब होने के बाद आया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हो गई है, जिसके कारण स्टेज 3 के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान या ग्रैप को लागू किया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 425 के पार पहुंच गया, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकार को पराली जलाने को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई करेंगे और पंजाब हरियाणा सरकार से जवाब मांगेंगे। कोर्ट ने दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर भी कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर निर्माण गतिविधियों से प्रदूषण बढ़ रहा है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में कोर्ट परिसर में भी निर्माण गतिविधियों की जांच करेगी। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में पंजाब और हरियाणा सरकार से जवाब मांगेगी और आवश्यक निर्देश जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली रिज के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक वैधानिक बोर्ड के गठन का निर्देश दिया है। इस बोर्ड का नाम दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड होगा, जो दिल्ली रिज और मार्फोलॉजिकल रिज से संबंधित सभी मामलों में एकल विंडो प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3(3) के तहत TRMB के गठन का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली रिज को संरक्षित करने के लिए एक स्पष्ट वैधानिक ढांचे की आवश्यकता है। बोर्ड की जिम्मेदारियों पर नजर डालते हैं तो सबसे पहले दिल्ली रिज और मार्फोलॉजिकल रिज का संरक्षण और प्रबंधन।
अतिक्रमण हटाना और क्षेत्र की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक प्रबंधन, वनीकरण और पारिस्थितिक पुनर्स्थापना करना, हर 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आइए बोर्ड की संरचना जानते हैं। मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, अध्यक्ष, केंद्रीय सशक्तिकरण समिति यानी कि सीईसी के प्रतिनिधि सदस्य, दिल्ली सरकार, डीडी, पुलिस और नगर निगमों के प्रतिनिधि सदस्य। केस के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने बोर्ड को वैधानिक दर्जा देने का विरोध किया था। कोर्ट ने कहा है कि वैधानिक दर्जा से बोर्ड की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। बोर्ड ने निर्णयों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में महिला सफाई कर्मचारियों के साथ कथित अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान काम करने के लिए मजबूर किया गया और उनसे फोटोग्राफिक सबूत मांगे गए। याचिका की मांगे हैं, सबसे पहली, महिला कर्मचारियों और छात्राओं की गरिमा और गोपनीयता की रक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। माहवारी और संबंधित स्त्री रोग संबंधी मुद्दों पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्यकारी प्रोटोकॉल और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएं। शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित किए जाएं। याचिका में केएस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ, सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन और विशाखा बनाम राजस्थान राज्य जैसे मामलों का हवाला दिया गया, जो महिलाओं के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगी और महिलाओं के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल तैयार कर सकती है। सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने के मामले में दाखिल एससीबीए की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि हम आपसे सुझाव की उम्मीद कर रहे हैं, इसके लिए आपको और समय की जरूरत होगी। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, जरा सोचिए कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा कि वह बार हो या अदालत, कोर्ट के अंदर हो या बाहर, बार या कोई भी चैम्बर, यह किसी जगह भी हो सकता है। जस्टिस कांत अपने मामले की सुनवाई दिसंबर में तय करते हुए कहा कि हम एजी से भी आग्रह करेंगे कि वह इसके लिए जो भी आवश्यक समाधान हो उसकी जानकारी हमें दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे। आपको बता दें कि सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने के मामले में दाखिल एसबी की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि हम आपसे सुझाव की उम्मीद कर रहे हैं, इसके लिए आपको और समय की जरूरत होगी। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि जरा सोचिए कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा कि वह बार हो या अदालत, कोर्ट के बाहर हो या अंदर, बार या कोई भी चैम्बर, यह किसी भी जगह हो सकता है। जस्टिस कांत अपने मामले की सुनवाई दिसंबर में तय करते हुए कहा कि हम एजी से भी आग्रह करेंगे कि वह इसके लिए जो भी आवश्यक समाधान हो उसकी जानकारी हमें दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने के मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि क्या हाई कोर्ट सत्र अदालतों से पहले अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर सकते हैं। इस मुद्दे पर अब 3 न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी। केरल हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने की नियमित प्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चिंता व्यक्त की थी। कोर्ट ने कहा था कि यह प्रथा अन्य अदालतों में नहीं होती है।
और इसके लिए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा को एमिकस क्यूरी नियुक्ति किया गया था। लूथरा ने कहा कि हाईकोर्ट और सत्र अदालतों में अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने की समवर्ती शक्ति है, लेकिन न्यायिक दक्षता और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सत्र अदालत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने की शक्ति हाई कोर्ट और सत्र अदालतों दोनों को है और इसमें कोई पदानुक्रमित प्रतिबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी और केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका पर विचार करेगी। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में एक विस्तृत निर्णय देगी जो भविष्य में इसी तरह के मामले में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए उन मामलों पर विचार न करने की आवश्यकता दोहराई जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कथित अवैध वृक्ष कटाई में शामिल अधिकारियों के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट कॉर्बेट में कथित अवैध निर्माणों की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है, जांच की निगरानी कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि उसने पहले उत्तराखंड सरकार से अभियोजना की अनुमति न देने के लिए सवाल किया था। 8 सितंबर 2025 को कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों के बाद राज्य ने 16 सितंबर 2025 को एक अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की अनुमति प्रदान की। पीठ ने टिप्पणी की थी कि जब मामला पहले से ही वर्तमान पीठ के समक्ष लंबित था तो मिस्टर राहुल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बजाय उचित कदम उठा सकते थे। उनके 21 वर्षों से अधिक के बेदाग सेवा रिकॉर्ड को देखते हुए पीठ ने दंडात्मक कार्यवाही न करने का निर्णय लिया। माफी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कॉर्बेट जांच पर सुप्रीम कोर्ट की निरंतर निगरानी के बावजूद रिट याचिका पर विचार करने में हाई कोर्ट के आचरण पर आश्चर्य व्यक्त किया। इसके बाद पीठ ने राहुल की माफी स्वीकार की और निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही वापस ली जाए और सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतरित कर दी जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद उसकी जाति प्रमाण पत्र की जांच की जा सकती है या नहीं, इस मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। दरअसल एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए जारी नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि सेवानिवृत्ति के बाद जांच नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी. अरोल मुरुगन की पीठ ने इस मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेजने का फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर विभिन्न पीठों के बीच विरोधाभासी विचार हैं, इसलिए बड़ी पीठ को इस मुद्दे पर निर्णय लेना होगा। कोर्ट ने बड़ी पीठ को निम्नलिखित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए कहा, जैसे क्या सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी की जाति प्रमाण पत्र की जांच की जा सकती है? क्या 1995 से पहले जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र के मामले में जांच की जा सकती है? क्या सेवानिवृत्ति से पहले शुरू की गई जांच को सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रखा जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर विभिन्न पीठों के बीच विरोधाभासी विचार हैं, इसलिए बड़ी पीठ को इस मुद्दे पर निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर विस्तृत निर्णय देने के लिए बड़ी पीठ का गठन करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में 4 याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील दायर करने में देरी पर चिंता व्यक्त की है।
कोर्ट ने कहा कि वह पहले देरी के पहलू पर सुनवाई करेगी और फिर मामले की गुण दोष के आधार पर जांच करेगी। ये अपीलें एकल न्यायाधीश के उन आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसमें मोदी की डिग्री का खुलासा करने के निर्देश देने वाले केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को रद्द कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ सूचना का अधिकार कार्यकर्ता नीरज, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करेगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा और अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की है जिसमें पीएम मोदी की डिग्री के विवरण का खुलासा करने के लिए सीआईसी के निर्देश को रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अपीलें निर्धारित समय सीमा के बाद दायर की गई हैं, इसलिए कोर्ट पहले देरी के पहलू पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को देरी के आवेदन पर आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2026 को निर्धारित की है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह नहीं बताया कि पीआईएल कैसे कायम हो सकती है। पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के बाद मिले नोट में उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र विजारनिया सहित कई अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाया था। न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ ने कहा कि जांच में कोई अनावश्यक देरी या शिथिलता नहीं है और इसलिए मामले को सीबीआई को सौंपने का कोई कारण नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है और 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतें भी एकत्र किए हैं। कोर्ट ने कहा कि जांच को सीबीआई को सौंपने का कोई कारण नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.